ठीक है। सो फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन क्या होता है, शुरुआत वहीं से होगी कि फ्रिक्शन क्या होता है। कोई बताएगा मुझे, कुछ तो जानकारी है? अपोज जो करता है मोशन को। और कोई? एक ने कहा कि सर जो मोशन को अपोज करे वो फ्रिक्शन। ठीक है, और कोई? हम्म बोलो यार। Sir, it is a contact force. एक कांटेक्ट फोर्स है, बहुत बढ़िया बात है। और कुछ? एनीथिंग, जो भी आपको पता है। गलत ही बताना है, सही बताना ही नहीं है। सही बता दोगे तो मैं क्या करूंगा फिर? Sir, action reaction force. बेटा वो तो हर एक फोर्स का एक्शन रिएक्शन होता है ना। सर ये एक नेचुरल फोर्स है। ठीक है, चलो नेचुरल फोर्स है। और ऐसे सेंटेंस ना बोलो जो गलत हो ही नहीं सकते। कोशिश करो, कुछ गलत भी निकलेगा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको लगता है फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि मैं आपको इतना बताता हूँ, आपको फ्रिक्शन का अगर आपने पढ़ा नहीं है फ्रिक्शन को किसी सही टीचर से या किसी वीडियो वगैरह से, अच्छी वीडियो वगैरह से, तो आपको इतनी गारंटी देता हूँ, आप कोई भी आंसर दोगे वो परफेक्टली सही नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब पूरा सही नहीं होगा, आधा सही हो सकता है, पूरा सही नहीं होगा, और बहुत चांसेस है कि वो गलत ही हो। ठीक है। Sir, it हाँ is always experienced in the surface which is rough. ठीक है, और कुछ जितना बोल सकते हो बोलो। सर जैसे फोर्स काउज ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शन को भी काउज ऑफ मोशन बोल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और बोलिए, जो भी जो मन में है फ्रिक्शन के बारे में, जितना भी पता है ना बचपन से, जो भी सोचा है फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि क्लास 8 में आपके कॉन्सेप्ट सारे गड़बड़ कर दिए गए हैं। क्लास 8 में पढ़ाया गया था ना फ्रिक्शन, उस वक्त आप लायक थे नहीं फ्रिक्शन जैसा कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ने पढ़ने के। पढ़ा दिया आपको। अब Sir, आप, it helps us to walk. इट हेल्प्स अस टू वॉक, वेरी गुड। और कुछ जो भी पता है फ्रिक्शन के बारे में, जो भी अच्छी बात बुरी बात बोल सकते हो बोलो। एनीथिंग यू रिमेंबर जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, इतना ही था। चलो तो डेफिनेशन लिख लो। सर ये दो सरफेस के बीच का फोर्स हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, दो सरफेस के बीच का फोर्स है। तो देखिए क्या है, फ्रिक्शन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ contact force between two surfaces। यहाँ क्या क्या लिखा मैंने? सबसे पहले तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लग सकता है। उस कांटेक्ट फोर्स के मैं दो कंपोनेंट करूंगा। एक कंपोनेंट वो जो सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल फोर्स। और दूसरा कंपोनेंट वो जो सरफेसेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। समझ में आई बात? Yes. चलो ठीक है। लेकिन ये तो यार वो वाली बात हो गई, ठीक है मैंने ही बहुत सेफ खेला, हाँ इसमें गलत क्या होगा, एकदम बढ़िया है ना। लेकिन किसी ने, आप में से किसी ने कुछ अटेम्प्ट किया था फ्रिक्शन के बारे में, सच में कुछ नॉलेज देने की, मेरे को बताने की कोशिश की थी कि सर फ्रिक्शन अपोज करता है। इसको अपोज करता है? कौन बोल रहा था किसको अपोज करता है फ्रिक्शन? मोशन को। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, Motion हाँ। of the body. चलो, तो किसी ने बोला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि फ्रिक्शन अपोजेज। अब सही बोला कि गलत बोला बात की बात है, बट किसको अपोज करता है? फ्रिक्शन अपोजेज तो बढ़िया है, लेकिन आपने क्या कहा? फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, है ना? यही कहा ना? हम्म। यस सर। लेकिन आप ही में से किसी ने कहा था फ्रिक्शन वो फोर्स है सर जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, तो फ्रिक्शन तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। हाय राम।
फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जिसकी वजह से कार मूव करती है, तो फ्रिक्शन के तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज कहाँ कर रहा है? यस सर, एक तरह से फ्रिक्शन कॉज ऑफ मोशन भी हो सकता है। कॉज ऑफ मोशन भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन तो ठीक नहीं लग रहा। ऐसे गंदे गंदे सेंटेंस बोलने से क्या होगा? पाप लगेगा, राइट? मतलब अभी बोल सकते हो, बाद में बोलने से, चैप्टर खत्म होने के बाद अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो तो पाप लगेगा, ठीक है? अभी तो बोलो जो मर्जी आए, जितना गलत बोलोगे उतना ही तो सही होगे। जितनी बातें आप गलत बोलोगे उतनी आपकी गलतियां ठीक कर पाऊंगा मैं, राइट? सो फ्रिक्शन अपोजेस व्हाट? अपोज तो करता है सर, अपोजिंग फोर्स तो ये तो हमें मालूम है सर, फ्रिक्शन अपोज करता है सर, लेकिन किसको अपोज करता है? तो फ्रिक्शन अपोजेस, आप कह सकते हो रिलेटिव मोशन। किसका रिलेटिव मोशन? किसका रिलेटिव मोशन? बिटवीन, ध्यान दीजिए, टू पार्टिकल्स। नहीं, अगर मैं मूव कर रहा हूं ग्राउंड पे, तो मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं और उस मोशन को फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है, राइट? राइट और रॉन्ग? यस सर। लेकिन पढ़ा तो है सर मोशन को अपोज करता है, कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी, राइट? सो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा, सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना? ध्यान दीजिए, जब मैं वॉक कर रहा हूं तो मेरे पैर ऐसे हैं, ये पैर ऐसे ऐसा है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा ना? ये तो थोड़ा हल्का रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, बट समझ गए ना बात को? और आप खुद बताइए, जब मैं ऐसे जॉग कर रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ, तो ये वाला लेग जो मेरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, इस लेग को मैं किधर मूव कर रहा हूँ, आगे की पीछे? पीछे। मैं पीछे मूव करने की करूंगा या पीछे मूव करने की कोशिश करूंगा, राइट? और इस वजह से मेरा पैर ग्राउंड पे पीछे की तरफ स्लिप होना चाहेगा, और जैसे ही Yes, मेरा sir. पैर ग्राउंड पे पीछे की तरफ स्लिप होना चाहेगा, एक रिलेटिव मोशन आएगा ग्राउंड और पैर के बीच में, है ना? तो फ्रिक्शन क्या करेगा? पैर पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स की वजह से मैं आगे मूव करूंगा, हाँ या ना? या आगे एक्सेलरेट करूंगा, हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात? तो बेसिकली हम फ्रिक्शन को उल्लू बना रहे हैं। कैसे? हमें पता है फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस के बीच में मोशन को अपोज करता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, फ्रिक्शन को बोला देख मैं पैर पीछे कर रहा हूं, देख पैर पीछे कर रहा हूं, पैर पीछे कर रहा हूं, फिर बोला तो पैर पीछे कर रहा, मैं तेरा फोर्स आगे लगाऊंगा। फ्रिक्शन जैसी फोर्स आगे लगाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फ्रिक्शन को उल्लू बना के आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ? आया ना? हम फ्रिक्शन को लगातार उल्लू बनाते हैं। जब मेरी कार है, सोचिए जरा, कार का इंजन क्या करेगा? अगर लेट्स से मेरे को कार आगे बढ़ानी है, इधर लेके जानी है, तो कार का इंजन क्या करेगा? क्या कार का इंजन गाड़ी चलाता है? नहीं। कार का इंजन क्या करता है? कार के इंजन से क्या होता है बेटा? टायर घूमता है, राइट? तो सोचिए, टायर घूमा, ट्रर, अब सोचो नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, आइस पे खड़ा हूं मैं, या आइस पे रखी गाड़ी। अब अगर मैं ऐसे में ये टायर घुमाऊंगा तो क्या होगा? इस टायर का बॉटम मोस्ट पॉइंट किधर जाएगा? पीछे जाएगा। तो फ्रिक्शन बोलेगा ओए कहां जा रहा है, पीछे नहीं जाने दूंगा, आगे लगाऊंगा फोर्स। फ्रिक्शन ने इस पे आगे फोर्स लगाया, हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई, धड़ धड़ धड़, आया ना? तो हमने फिर से क्या किया, फ्रिक्शन को उल्लू बनाया कि नहीं बनाया? हमें आगे जाना था, हमने देखा देख पीछे जाने की कोशिश कर, पीछे जाने की कोशिश कर, फ्रिक्शन है ना? तो फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेसेस के बीच में मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बेसिकली फ्रिक्शन दो सरफेसेस का रगड़ना बर्दाश्त नहीं करता। जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसको फ्रिक्शन अपोज करता है। ओके बेटा? तो उसी रगड़न के अपोज को हम लोग
फ्रिक्शन का उल्लू बना के अपने फेवर में अपना काम निकाल लेते हैं, है ना। Yes. समझ में आई बात? हमें समझ में आ गया फ्रिक्शन को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। अब लगातार बेवकूफ़ बना बना के उसी से मोशन जनरेट कर लेते हैं, राइट। Yes. मतलब अल्टीमेटली फ्रिक्शन जो नहीं करना चाहता, नहीं होने देना चाहता है, हम वही करवा लेते हैं फ्रिक्शन से, राइट। Yes, sir. इनफैक्ट अगर आप सोचो, मेरी कार अगर रेस्ट पर है, उसे मूव कराना है, उसे मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरी कार कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या होगा? उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से कार धीरे धीरे स्लो डाउन हो जानी Yes, चाहिए। sir. उस रेजिस्टिव फोर्स, उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, राइट। Yes, sir. अगर मैं कार रोकना चाहता हूँ, मेरे गाड़ी चलाते चलाते सामने एकदम छोटा सा बच्चा आ गया दौड़ते दौड़ते, मैं कार में तुरंत ब्रेक लगा के उसे रोकना चाहता हूँ, तो कार को रोकने के लिए क्या चाहिए? Sir, friction. फ्रिक्शन चाहिए। तो फ्रिक्शन आपने बड़ी आसानी से कह दिया था, कोई गलत बात नहीं की थी, आपने एकदम ठीक कहा था कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, बट नहीं, फ्रिक्शन generates motion. And talking. Friction keeps the motion going. Friction helps in continuing the motion, or friction operates the motion, and friction stops the motion. Friction destroys the motion, right? So friction is god of Yes, life. sir. समझ में आई बात? Yes, sir. God मतलब क्या? Generator, Operator. operator, Destroyer. डिस्ट्रॉयर। फ्रिक्शन ये सब कुछ है। आप सोचिए, स्पेस में जब हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं, सैटेलाइट की एक लाइफ होती है 4 साल 5 साल, है ना। क्यों होती है? आपको अंदाजा लगा सकते हो? फ्यूल जब तक सर रहता है। उसका फ्यूल रहता है जब तक उसमें 2 ऑप्शन खत्म हो है। जाता है। देखो, उस एनर्जी के लिए तो हम क्या करते हैं? सोलर पैनल लगा के भेज देते हैं, तो एनर्जी तो है। Yes, sir. फ्यूल से एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो वहां पे बना लेंगे हम लोग सोलर पैनल लगा के, कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, sir. लेकिन होता क्या है, जब वो सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो स्पेस में भी क्या है, कुछ कुछ चीजें पड़ी रहती हैं, ठीक है, उनसे कोलिजन होता है, छोटी मोटी कचरे, पार्टिकल्स हाँ छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, उनसे कोलिजन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, मोमेंटम का लॉस होता है, और उस वजह से उसका जो ऑर्बिट है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हम जिस ऑर्बिट में चाहते हैं वो घूमे, वो उस ऑर्बिट से खिसक जाता है। अब सोलर पैनल का यूज करके हम लोग एनर्जी तो क्रिएट कर लिया, लेकिन कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Yes, sir. अब मुझे बताओ, Yes. एनर्जी तो है, पर इस वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, है ना। Yes, sir. वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, Yes, sir. राइट। अब वो वेलोसिटी हम चेंज करना चाहते हैं, पर वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स हमारे सैटेलाइट पे लगाएगा कौन? कोई है ही नहीं उसके आसपास में जिस पे फोर्स लगाया जा सके, राइट। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. एनर्जी है, पर फिर भी उसका कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। Yes. एनर्जी है, पर हम उसका कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसके ऊपर फोर्स लगा सके, तब जाके मोशन क्रिएट होगा, मोशन जनरेट होगा, जो भी होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। ग्राउंड पे वो क्या है? कोई भी सरफेस है जिसका फ्रिक्शन का यूज करके हम लोग मोशन को जनरेट भी कर रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। सोचिए, अगर मैं आपको नॉर्थ पोल के पास ले जाऊं और एकदम चिकनी आइस पे खड़ा कर दूं बीचों बीच, और बोलो बेटा आजा किनारे, हिम्मत है तो चल के आ पाओगे? फ्रिक्शन तो है ही नहीं, चलोगे कैसे? सर Yes. रेंग, तो कुछ लोग बोलते हैं सर रेंग के आ जाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में रेंग के आना चाहिए, चल के आना भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? Sir, friction is. नहीं, अगर आप चल के आते हो तो हो सकता है जो आइस है वो नीचे किसी जगह पे थिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. अगर आप चल के आ रहे हो तो आपका पूरा का पूरा जो वेट है वो बहुत छोटे से एरिया पे लग रहा है, आपके पैरों के एरिया पे, तो प्रेशर ज्यादा होगा, वो आइस ब्रेक हो सकती है, आप पानी के अंदर गिर सकते हो, ठंड से मरोगे, राइट। मतलब Yes. डोंट माइंड माय वर्ड्स, ओके। नाउ इसलिए बेटर क्या है कि आप लेट जाइए, रेंग के चलिए,
अब आप बोलोगे सर लेटेंगे तो सर पूरा ऐसे ही भीग जाएंगे, हाँ दैट इज बेटर देन डूब जाना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो रेंग के चलोगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, आइस टूटेगी नहीं और रेंग के आ जाओगे, है ना? पर Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आइस पे होता है। पर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आइस एकदम सपाट, बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन, किसी तरीके का कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, अब कैसे आओगे? कुछ लोग बोलते हैं सर ठीक है लुढ़क के आ जाएंगे, अबे लुढ़कने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, चलने के लिए चाहिए, रेंगने के लिए चाहिए, लुढ़कने के लिए भी चाहिए, क्योंकि टायर भी तो लुढ़क ही रहा है ना अपना अल्टीमेटली कार में, Yes, sir. है ना? तो फ्रिक्शन है ही नहीं तो कैसे आओगे बताओ? तो कोई आइडिया है आपके पास? Sir, skate करते sir. वो तो फिसलन होगा ना sir. तो स्केट करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए भाई, यही तो पॉइंट है। आप सोचिए आपका मोशन शुरू कैसे होगा, आप किसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे जो आपके ऊपर वापस फोर्स लगाए? कोई है ही नहीं। सर एक एक्सटर्नल फोर्स रहेगा सर, अगर कोई सारे बाहर से कुछ अगर तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो आपके पास कुछ नहीं है। क्या उपाय है मालूम है? अगर कोई टोपी पहनी है तो टोपी फेंक दो, जूता पहना है तो जूता फेंक दो, किधर फेंक दो? जिधर जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो इससे होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए मुझे उधर जाना है, मैंने जूता उधर फेंका, तो मैंने जूते पे उधर फोर्स लगाया, जूते ने मुझ पे इधर फोर्स लगाया, मैं पीछे चला गया, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? दैट्स द ओनली वे। और यही काम करते हैं अपने सैटेलाइट्स में। सैटेलाइट में फ्यूल होता है, किसी ने कहा फ्यूल का करोगे क्या? फ्यूल का क्या करते हैं बताते हैं। फ्यूल से इंजन एनर्जी नहीं बना रहे हैं, फ्यूल जो है ना, सर उसको पावर करने फ्यूल जो है ना उसको एक तरफ फेंकते हैं, तो फ्यूल हम पे उल्टी डायरेक्शन फोर्स लगाता है और हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। Yes, sir. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. फ्यूल को थ्रो करते हैं हम स्पेस में मोशन क्रिएट करने के लिए। रॉकेट भी क्या करता है, नीचे फ्यूल को सर ऊपर नीचे Yes, फ्यूल को sir, थ्रो ऊपर करता है उड़ने तब के वो ऊपर लिए। जाता है, राइट? क्योंकि ऊपर कैसे Yes, चढ़ोगे? sir. कोई फ्रिक्शन है क्या ऊपर चढ़ने के लिए? नहीं है ना। No, sir. तो क्या करता है, फ्यूल को नीचे फेंकता है, तो फ्यूल इस पे ऊपर फोर्स लगाता है, वो ऊपर जाता है। समझ में आई बात? Yes, sir. खैर जो भी है वो इस फ्रिक्शन चैप्टर का पार्ट नहीं, वापस से फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है फिर से सुनो। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। हालांकि ये स्टेटमेंट भी हाफ करेक्ट है, लेकिन उसके बारे में चर्चा बाद में, मैं पहले लिख दे रहा हूं। ये अर्ध, चलो हिंदी में लिख देते हैं, ये अर्ध सत्य है। आप बोलोगे सर ये कैसी हिंदी है? तो ये अपने व्हाट्सएप वाली हिंदी है ना, आधा सच है ये, पूरा सच नहीं है ये। ओके बेटा, सर रिकॉर्डिंग ऑन किया है सर? मेरे ख्याल से ऑन होगी, देख लेता हूँ। हाँ चलो, तो ये जो मैंने लिखा है ये आधा सच है, पूरा सच बाद में। अभी के लिए ये आधा तो समझ में आ जाए, है ना बेटा? बस इतना बता दिया कि बाद में आप, कोई बच्चा आज ही घर जाके देख लेगा कहीं पे कुछ, मतलब बुक वगैरह पढ़ लेगा, बोलेगा सर आपने गलत बताया। भाई यार गलत नहीं बताया, उतना बताया जितना समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है सोचिए। ये फ्लोर है, ये फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक है, लेट्स से ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। फ्लोर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी राइट साइड में है, आया ना? Yes, sir. तो फ्रिक्शन जो लगेगा ना दोनों के बीच में, क्या क्या फोर्स लगेंगे? पहले तो ये जो फ्लोर है इस ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल फोर्स तो लगाएगा। क्यों? mg को बैलेंस करना है। दूसरा, इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा। इधर क्यों लगाया? क्योंकि फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो फ्लोर बोला है ओए कहां जा रहा है, पीछे रह, रुक। तो रोकने के लिए क्या किया इसने? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाया। ठीक है, समझ में आई बात? और ब्लॉक ने क्या बोला? ब्लॉक ने बोला मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं तो रेस्ट पर हूं। तू पीछे जा रहा है बे, तू आगे आ।
आया ना, आया ना, यस सर। समझ में आई बात। नॉर्मल फोर्स तो दोनों लगा ही देंगे एक दूसरे के ऊपर। फ्लोर बोलेगा ब्लॉक तो आगे मत जा, रुक जा, पीछे फ्रिक्शन लगाया। ब्लॉक बोलेगा मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, तू पीछे जा रहा है, तू आ गया, तू मत जा, तो उसने पीछे आगे फ्रिक्शन लगाया। बेसिकली जो फ्रिक्शन है ना, दोनों की दोस्ती टूटने नहीं देना चाहता, चाहता है दोनों साथ में चिपके रहे। ठीक है, अब देखो, जब इतना डायग्राम बना लिया तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स है। क्या है ये, कांटेक्ट फोर्स। ये हुआ आपका कांटेक्ट फोर्स, है ना। इस कांटेक्ट फोर्स को क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। आर, आर क्या है, रिएक्शन फोर्स। ओके बेटा, सर तो ये बहुत फिर से यार ऐसे नहीं चलेगा यार, सबका पॉज है कि दिया है सर। दीदी है। यार ये क्या हो रहा है, मतलब मजाक बन रहा है। तो मेरे YouTube वीडियो तो मजे से चलते हैं बेटा। वीडियो ही कॉल करना। मेरा इंटरनेट स्लो हो गया अभी। मेरा इंटरनेट एकदम ही डाउन हो गया मेरा। आ रहा है अभी, यार क्या चलता है। वीडियो बहुत है। सर आवाज आ रहा है, वीडियो कॉल करना। मेरा इंटरनेट बहुत स्लो हो रखा है अभी, मैं देख रहा हूँ। 2 मिनट वेट करो, बंद नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, फीडबैक की तरह से दी थी। मेरी आवाज आ रही है ना, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरा इंटरनेट स्लो है, मुझे पता है, समझ अभी स्लो हो गया एकदम से। यस सर। कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा, है ना, आया कि नहीं आया। आया था। अब आ गया होगा, अब ठीक हो गया होगा। ठीक हो गया, नहीं सर। वो है। यस ठीक है। चलो, तो मैंने कहा नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, इधर लगेगा रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ओके, ये रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, थीटा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन फोर्स आर कितना है, ये तो सर होगा अंडर रूट ऑफ नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। और थीटा कितना है, थीटा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसे मिलता है, तो सर ये मिलता है बाय द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ओके, जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस स्लाइड करता है, जब रगड़ता है, जब रिलेटिव मोशन होता है, उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, which means this friction is equal to some constant into normal force. That constant is represented by this term called mu. तो this friction is equal to mu into normal. इसको क्या पढ़ते हो, अगर किसी को नहीं मालूम तो क्या, ये क्या है, mu नहीं है, mu है। ओके, mu होता क्या है, तो सर mu होता है कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके बेटा? Yes, sir. Sir, is directly proportional to Newton normal force? ये लॉ, कैसे हुआ sir? ये लॉ है, ठीक है? अच्छा, ठीक। मतलब लॉ नहीं, बस सीधे ये होता है, ठीक है? अब म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर आप सोचोगे कि सर मेरे को सरफेस ए और बी के बीच का पता है, सरफेस बी और सी के बीच का पता है, तो सर मैं क्या ए और सी के बीच का कोई फॉर्मूला निकाल सकता हूँ क्या? तो जवाब है नहीं। समझ में आई बात? आया ना? सर मतलब अलग अलग हाँ, इसका इस म्यू को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेप्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। देयर इज नो मैथमेटिकल वे। ओके बेटा? समझ में आई बात? नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन निकाली, दैट्स द ओनली वे जिससे हम ये म्यू निकाल सकते हैं। दो सरफेसेस हैं ए और बी, दो सरफेसेस हैं बी और सी, ए और बी के बीच में मालूम है, बी और सी के बीच में मालूम है, फिर भी ए और सी का हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है? देयर इज नो सच फॉर्मूला। ओके बेटा? यस तो इसलिए मैं इसको एकदम हटा दूं। ओके, तो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू नॉर्मल। तो यहां पर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे बढ़े? यस चल। देखो, मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको आधा सच बता के काम चला रहा हूं, ठीक है? सिर्फ आधा सच बता के काम चला रहा हूं, पूरी बात मैंने बताई नहीं अभी तक। जब तक ये आधी सच से काम चलता रहेगा तब तक कराता रहूंगा। जब मेरा मन करेगा ठीक है आपको ये आधा सच समझ में आ गया है, तो मैं इसमें गड़बड़ियां सिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके बेटा? सो सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। इसको मैंने एक फ्लोर के ऊपर रख दिया। इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्लोर और ब्लॉक के बीच में म्यू आपका 0.2 है, ठीक है? आपको बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। ठीक है? सॉल्व करें? यस सर तो देखते हैं इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले तो इस पे mg लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है? तो mg कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 न्यूटन। 100 और क्या लगेगा इस पे? सर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, और क्योंकि आगे जा रहा है इसलिए एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, है ना? क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं? नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में mg के बराबर आता है, इसलिए कई बार आप में से कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल है, इसके जगह म्यू इंटू mg लगाना शुरू कर देते हैं, और जब नॉर्मल फोर्स mg के अलावा कुछ और होता है वहां जाके गलती हो जाती है। ठीक है बेटा? यस सो प्लीज म्यू इंटू नॉर्मल याद रखिएगा, म्यू इंटू mg याद मत रखिएगा, ठीक है? चलो, तो नॉर्मल कितना है? mg।
तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। एक बार पहले बोलिए का मिनट गया था इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, ये जो येलो कलर से बना रखा क्वेश्चन है, ब्लॉक है 10 kg का मास है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी है, म्यू यहाँ पे 0.2 है, दोनों के बीच में ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा ब्लॉक का ये बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन लिखा, नॉर्मल और एमजी को इक्वल किया। एमजी कितना है 100 न्यूटन, तो नॉर्मल की वैल्यू आ चुकी है 100 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल है, ये म्यू इंटू एमजी मैंने लिखा है क्योंकि नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी ना, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू एम जी कितना है 100, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 न्यूटन अपॉन 10 kg, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द फोर्स। सो इट हैज गॉट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ एक्स डायरेक्शन में अगर हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं, यहाँ छोड़ो, सॉल्व हो ही गया वो। ठीक है, तो अब एक्स डायरेक्शन देखिए जरा, फिर से खराब हो गया। थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर से। देखो बंद नहीं करूंगा मैं, हो सकता है थोड़ा क्लास एक्स्ट्रा खींच दूं जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से, पर बंद नहीं करूंगा क्योंकि कितनी क्लासेस ऑफ करेंगे अभी। सर सुनो बात को, मैं क्या कह, हाँ बेटा बोलिए। सर हाँ बोलिए, 3 बार बोल चुका आपको, बोल। सर हमें दूसरा टर्न में लगने से लेकिन भी सर क्या सर राइट साइड में उस फ्रिक्शन फोर्स में लगने से बेटा, फ्लोर पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, मैंने बनाया नहीं, मैं सिर्फ ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था। फ्लोर के रेस्पेक्ट में ब्लॉक राइट में जा रहा है, इसलिए फ्लोर ब्लॉक पर लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। सर हम कर नहीं है वेट 3-4 मिनट्स वेट करिए। सर वीडियो कॉल सर आप एक बार मीटिंग रिस्टार्ट कर दीजिए। ये सर एक बार रीस्टार्ट कीजिए। नया लिंक दीजिए सर। सर इसी लिंक में ज्वाइन कीजिए ना सर। बेटा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक हो गया, वही कह रहा हूँ, मेरा इंटरनेट बंद हो जा रहा है ना। सुनो बात, बीच बीच में आज क्या हो रहा है, अभी शुरू हुआ है ये, मेरा इंटरनेट बंद हो जा रहा है, मैं दूसरी वेबसाइट खोल के अपना चेक कर ले रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा देर रुक जाऊंगा, लेकिन मैं क्लास बंद नहीं करूंगा आज। ठीक है, तब तक जब तक एकदम ही मतलब खत्म ही नहीं हो जाए मेरा इंटरनेट। ओके ओके बेटा। ये सर और जितना टाइम वेस्ट होगा ना क्लास में, उतना टाइम मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, क्लास बंद नहीं करूंगा क्योंकि बहुत पीछे हो रहा है हम सिलेबस में। ठीक है, ओके बेटा। ओके चलो, तो एक्स डायरेक्शन में मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ब्लॉक के बारे में सोचिए, सिर्फ मोशन के लिए। इसके वजह क्या बोले सर सर वो फ्रिक्शनल फोर्स सर आगे पर होता है। मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स, देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जा रहा है, इसलिए ग्राउंड ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, सिंपल है ना। ये ब्लॉक ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे लगाएगा, पर ग्राउंड थोड़ा मूव कर रहा है, मेरे को मोशन ब्लॉक का समझना है ना। तो एक्स डायरेक्शन में सोचिए क्या हो रहा है, इसके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो इसका क्या हुआ, इसकी ब्लॉक के मोशन का सोचिए। वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड की, एक्सेलरेशन पीछे है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो, राइट। मैंने इधर प्लस लिया, इधर माइनस लिया, u इज इक्वल टू +10, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना, राइट। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 25 मीटर्स। ठीक है बेटा। यस सर कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, e स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है इसमें?
नेक्स्ट एग्जांपल, सर एक पीछे एग्जांपल में एक चीज बता देंगे फिर सर। बोलिए। सर द वीडियो प्राप्त होती है सर, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स और बाय मास क्यों लगाए? क्या? अच्छा हाँ सर ठीक है समझ गए सर, एक्सप्लेनेशन कैसे निकाले वही डाउट। ठीक है, वो तो फ्रिक्शन का फोर्स निकाला था, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, हाँ हाँ सर फोर्स ठीक है। दो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला ब्लॉक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। नाम देते हैं ए और बी। ऑल सरफेसेस आर रफ, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एवरीवेयर। सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है और कुछ नहीं करना। क्या होगा, बोलिए। सर बी ब्लॉक में तो पीछे की तरफ। बी पे पीछे लगा, बी फ्लोर पे आगे लगाएगा क्या? हाँ सर, एक्शन रिएक्शन है, एक पीछे लगेगा तो दूसरा आगे लगेगा लगेगा, है ना। फ्लोर ने बी पे पीछे लगाया तो बी फ्लोर पे आगे लगाएगा, राइट। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सर फ्लोर के रेस्पेक्ट में बी आगे जा रहा है, इसलिए फ्लोर बी को बोलेगा ओए कहाँ जा रहा है, पीछे फ्रिक्शन लगाएगा। ब्लॉक बोल रहा है मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, बी बोल रहा है मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो रेस्ट में, तू पीछे जा रहा है, तो मैं ये फ्लोर पे आगे फ्रिक्शन लगा देगा, हाँ है ना। अब देखिए ए की वेलोसिटी आगे है, पर बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है? 5 - 10 मतलब -5। यस सर। मतलब बी के रेफरेंस फ्रेम में ए पीछे जा रहा है, इसलिए इवन दो ए की वेलोसिटी आगे है, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ए पीछे जा रहा है, बी बोल रहा है कहां जा रहा है पीछे, आगे आ, तो बी ने फ्रिक्शन ए पे लगाया F2 आगे की तरफ, आया ना। यस यस सर। तो ए बोलेगा बी को अबे तू तेज जा रहा है, तेरी वेलोसिटी 10 है मेरी 5 है, मेरे रेस्पेक्ट में तू आगे जा रहा है, तू पीछे आ। समझ में आई बात, आया ना। यस सर। ये फ्रिक्शंस निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें नॉर्मल फोर्सेस की जरूरत होगी। अभी तो हमें मास नहीं दिया, नॉर्मल फोर्स नहीं निकाल सकते, तो फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर डायरेक्शन निकालना ज्यादा जरूरी फ्रिक्शन में। ठीक है, आगे बढ़। यस सर। कभी कभी लफड़ा हो जाता है उसी के साथ ऐड हो जाता सर और पिछले क्वेश्चन में बोलते हैं सर नॉर्मल कुछ कुछ केस में एमजी के इक्वल नहीं होता है, तो वो केसेस क्या आ रहे कौन सा है? आएंगे आएंगे, आ रहे ना, एक ही बार में सारे थोड़ा हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। है। यस सर। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये 10 kg का ब्लॉक है, यहां पर म्यू आपको दे रखा है 0.3, हमने इस पे फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फटाफट निकालिए, छोटा सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी, क्या क्या लगेगा? बोलिए। सर 2 मीटर पर सेकंड। क्या लगेगा इसके ऊपर फोर्सेस? सबसे पहले तो 10 g नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और 15 न्यूटन तो आगे लग ही रहा है ना।
तो y डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 10g दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन. दिस मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, राइट. यस सर. Yes, sir. तो x डायरेक्शन के बारे में हम क्या निकाल सकते हैं, x डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लगा, आगे लगा 50 न्यूटन, पीछे लगा फ्रिक्शन का 30 न्यूटन, एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है, तो क्या लिखेंगे 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 10a, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आया ना, Yes. इजी. Yes. आगे बढ़े. Yes, sir. Sir, ये 50 और 30 क्या हुआ? बेटा फ्रिक्शन ये तो 50 गिवन ही है, 30 हमने हाँ, निकाल सर. लिया. हाँ, तो वो फोर्स हुआ ना? हाँ नीचे 10g न्यूटन तो फोर्स में होगा, फोर्स ही होगा ना, और क्या होगा. नहीं सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब 50 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन जो इफेक्टिव फोर्स है वही निकला. हाँ 10 में. हाँ बस आगे अच्छा सर. कोई दिक्कत. नो. इजी है. यस. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ये एंगल है आपका लेट से 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का. आपको दे रखा है कि म्यू की वैल्यू है 0. लेट से 2. इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन कितना है ये बताना है. ठीक है, मास भी नहीं गिवन. सर फ्रिक्शन भी तो जो प्लेन होगा उसके डायरेक्टर देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर. सर सबसे पहले तो सर इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, अगर इसका मास है. उसके बाद सर इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में. और उसके बाद फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन किधर लगेगा, सरफेस के पैरेलल, सरफेस के टेंजेंट के अलॉन्ग. तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे. यस. और कोई फोर्स है क्या, माइनस और कोई फोर्स है क्या. सर वो ब्लॉक वेस्ट पे भी नॉर्मल फोर्स नीचे कर दे. तो वेज नहीं है, ये इंक्लाइन प्लेन है, उस पे लगेगा. ब्लॉक पे और कोई फोर्स है क्या. नो. नो सर. अब मुझे बताइए, मुझे इसमें कंपोनेंट्स कैसे करने चाहिए, मतलब एक्सिस कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए. सर एमजी को ब्रेक आड़ा टेढ़ा, क्योंकि नॉर्मल इधर है, फ्रिक्शन इधर है, राइट. दोनों अननोन आड़े टेढ़े हैं, तो हम लोग एक्सिस भी आड़ी टेढ़ी लेंगे, एक्सेलरेशन भी आड़ा टेढ़ा है, इसलिए हम लोग इधर एक्स एक्सिस ले लेंगे, इधर वाई एक्सिस ले लेंगे. तो कंपोनेंट किसके करेंगे, mg के. यस. वो तो आपको पहले से याद है. इधर कितना आता है, एमजी साइन mg साइन थीटा. इधर कितना आता है, mg कॉस थीटा. थीटा 37 डिग्री अपन को पता है. अगर किसी को याद ना हो तो मैं डायग्राम बना देता हूँ. 37 डिग्री थीटा है, तो इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा. साइन थीटा कितना होगा, 3/5. कॉस थीटा कितना होगा, 4/5. और अगर मेरे को अभी भी ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है ना, तो जिन बच्चों के लिए डायग्राम बनाना पड़ रहा है वो लोग और पढ़ाई करिए, ठीक है. चलो, तो अब मैं इस पे y डायरेक्शन में अगर बात करूं, तो y डायरेक्शन में क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा, इसमें मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0. यस और नो. यस सर. यस सर. दिस मीन्स नॉर्मल कितना आया, mg cos थीटा आया. जो मेरे से पूछ रहा था बच्चा, ऐसा केस कहाँ होगा सर जहां नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा, हो गया ना, आया कि नहीं आया. यस सर. चलो, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को. सर एमजी कॉस mu into normal that is equal to simply mu mg कॉस cos theta. Okay,
तो अब एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, आया ना। Yes, sir. दैट मीन्स अब फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दो यहां से, यहां mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, राइट। Yes, sir. कैंसिल कैंसिल कैंसिल, so acceleration is equal to g times sin theta minus mu cos theta, that is equal to 10 times sin theta कितना है, so 3/5 minus mu कितना है 0.2 into 4/5, तो 0.8/5, right, that is Yes. equal to 4.4 meter per second square, आया ना। Yes. समझ में आई बात, Yes, sir. इजी पीजी। Yes, sir. तो फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा, हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. Yes. पक्का। Yes, sir. सर पर थोड़ा वो 2-3 बॉडी आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल है। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है बेटा, अभी तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ पूरा, ठीक है। अभी तो फ्रिक्शन के फॉर्मूले भी पूरे नहीं हुए, फ्रिक्शन क्या होता है ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। 2-3 बॉडी तो बहुत टाइम पे आएगी, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, Yes, okay. Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब 2-3 बॉडी का अगर एग्जाम्पल करना तो एक कर लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही लल्लू सा एग्जाम्पल है। सॉल्व करिए। Sir, 6 meter per second. गलत है,
सर 3 मीटर पर सेकंड। नॉर्मल माइनस 10 g। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो डायग्राम में, नो किसी को भी दिक्कत हो। सारे फोर्सेस ड्रॉ करिए। अब ए के बारे में बात करें, ब्लॉक ए के बारे में। तो नॉर्मल इज इक्वल टू 10 g आ गया। ओके, नॉर्मल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 g दैट इज 4 g, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 न्यूटन है ना, 40 न्यूटन। अरे वो जी का डाल दिया मैंने, जो यहाँ पे 4 मास है वो भूल गया। ठीक है, चल अच्छा, इसके एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, T माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10A, है ना। यस सर। और ब्लॉक बी के लिए क्या लिखेंगे, बी तो बड़ा सिंपल सा बात है, नीचे 10 g, ऊपर टेंशन T, एक्सेलरेशन ए नीचे, तो 10 g माइनस टी इज इक्वल टू 10A। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। टेंशन को हटाने का बहुत अच्छा मौका मिला, दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 2, टेंशन से मुक्ति। 10 g माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20A, दैट मीन्स फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी, ये 100 है, ये फ्रिक्शन 40 है, 60 इज इक्वल टू 20A, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो वैसे भी अगर आपका इधर 40 आ चुका है ना, तो अब यहीं भी कर सकते हैं ना सर, इधर 100 इधर 40, 100 माइनस 40 60 अपॉन टोटल मास। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा डायरेक्ट वाले मेथड से, यस है ना। सर। सिस्टम सिस्टम नहीं, वो मैंने बोला सिस्टम अगर स्ट्रेट लाइन में तो चल सकता है, ये रस्सी के अलॉन्ग वाला मेथड जो है ना, मैंने बोला था मुझे पसंद नहीं है, पर कई बार सिंपल केसेस में, एकदम सिंपल केसेस में काम करता है, इसलिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे सबका एक्सेलरेशन रस्सी के अलॉन्ग ही हो। सेकंड मेथड बता दीजिए। कौन सा वाला, सर आप जो सेकंड मेथड बोल रहे हैं, सेकंड मेथड का मेथड देखिए। नहीं सर 40 मीटर लेके बोले। अच्छा, मैंने बोला ये रस्सी है, रस्सी से ब्लॉक लग रहे हैं, इधर लग रहा है कितना 100 न्यूटन का फोर्स, टेंशन वेंशन लग रहा है अपना अपनी जगह पर, इधर लग रहा है कितना 40 न्यूटन का फोर्स, राइट। ये 10 kg है, ये 10 kg है, तो दोनों का एक्सेलरेशन ऐसे है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, और ये तरीके की सिचुएशन काफ़ी कॉमन होती है, कौन सी सिचुएशन, कि ब्लॉक्स का सबका एक्सेलरेशन रस्सी के अलॉन्ग है, राइट, और सबका एक्सेलरेशन इक्वल है, सब रस्सी के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं इक्वल एक्सेलरेशन से। ओके, तो ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हो, इधर का फोर्स 100 माइनस उधर का फोर्स 40, कितना हुआ 60 न्यूटन हो गया। 60 इज इक्वल टू टोटल मास 20 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यस क्यों, असली में उसका रीजन यही है कि आप एक तरफ लिखोगे टेंशन माइनस फ्रिक्शन, दूसरी तरफ लिखोगे दूसरा फोर्स माइनस टेंशन। इधर क्या लिखा 100 माइनस टेंशन, इधर क्या लिखा टेंशन माइनस 40, दोनों को ऐड करोगे तो इधर माइनस टी इधर प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर का 100 माइनस इधर का 40 यस इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यस ये इस सिचुएशन में काम करेगा, ये इस सिचुएशन में काम करेगा, सिंगल पुली है, काफी कॉमन है इस तरीके की क्वेश्चन, इसलिए ये ऐसी सिचुएशन में काम करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। यस ये एक जबरदस्ती एक स्पेशल मेथड का, क्योंकि सिंपल तुरंत आंसर आ जाता है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा याद कर लिया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है स्टैंडर्ड, और ये कई कुछ लोग सर एग्जाम में कर तो मार्क्स कट जाएगा। सब्जेक्टिव में तो कट जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट ही है। कई टीचर्स इसको बता देते हैं कि देखो फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग देखो, फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग देखो, अबे कुछ नहीं होता फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, रस्सी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यस थोड़ा सा घुमा दूंगा ना क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट काम करना बंद कर जाता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट का क्या फायदा। हाँ, कुछ जगहों पे टाइम बच जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, इसलिए जानना चाहिए।
एकदम, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ, कोई बच्चा 5 सेकंड में कर लेगा जिसको आपसे कम आता होगा, और आप पूरा नहीं, आप लोग नहीं ये मेथड तो यार उतना अच्छा नहीं होता, मैं तो सही मेथड से करूंगा, लगा दोगे 5 मिनट, तो उससे बढ़िया है, याद रखो, ठीक है। Yes. चलो एग्जाम्पल, ये 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ म्यू आपका 0.6 है, इस पे आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसका एक्सेलरेशन कितना है फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। Sir, -2 meter per second. -2 मीटर पर सेकंड। -2 आ रहा है, बढ़िया। Yes. -2 का मतलब किधर गया ब्लॉक, Sir, पीछे आपने फोर्स किधर लगाया, आगे। हाई, ऐसा कभी देखा है सर, मैंने ब्लॉक को इधर खींचा, ब्लॉक उधर चला गया सर, गजब हो गया सर, आज तो सर खतरनाक चीज देख ली हमने, देखा कभी ऐसा, No. नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है, कैसे देखोगे, ऐसा होता ही नहीं है कि ब्लॉक को इधर खींचो ब्लॉक ऑटोमेटिकली उधर चला जाए, ऐसा होता ही नहीं है। तो जो मैंने अपन ने सॉल्व किया उसमें कुछ ना कुछ तो गलती है, हो सकता है हमारे मैथ्स के हिसाब से सही है, जो मैंने पढ़ाया उस हिसाब से सही है, पर प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, रिटार्डेशन होगा। प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, होता है क्या, No. मतलब फिजिक्स गलत है, मतलब फिजिक्स गलत नहीं, जो हमने पढ़ा वो फिजिक्स नहीं है, वो कुछ और है, वो कुछ गलत फिजिक्स पढ़ ली है, राइट। सो नाउ लेट्स करेक्ट इट, क्या गड़बड़ है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मैं पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ गलत वाले मेथड से ही। सर इस पे लगेगा mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, टन 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 टन, नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो फ्रिक्शन लगेगा सर पीछे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg, फिर लिखूंगा सर 40 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स 40 माइनस म्यू इंटू mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स 40 माइनस म्यू कितना 0.6, mg 100, 60 इज इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग ऐसा सिमिलर क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ये रहा, उसमें हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था, +2 आया था, इसमें हमारा एक्सेलरेशन -2 आ गया, एक्सेलरेशन -2 आया मतलब गलत है, क्यों गलत है सोचिए, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब ब्लॉक इधर जा रहा है, Yes. तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, Yes. तो चलो उसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 40 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 40 प्लस फ्रिक्शन लिखा तो क्या हो गया, कुछ और ही आंसर आ गया, Yes. Sir. गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई, No, sir. मतलब हम जब मानते हैं कि ब्लॉक राइट में जाएगा तो मैथ्स बोलती नहीं लेफ्ट में जाएगा, जब बोलेंगे नहीं चलो ठीक है लेफ्ट मान लेते हैं तो बोला मैथ्स बोलेंगे नहीं राइट में जाएगा, गजब ढीठ मैथ्स है ना, मैथ्स ढीठ नहीं है, मैथ्स समझदार है। जब आपने राइट में बोला तो लेफ्ट चला, एक्सेलरेशन लेफ्ट बता दिया, अगर आप उसकी पूरी बात सीधे सीधे सुन लिए तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि जैसे ही उसने मैथ्स में बोला लेफ्ट में है, आपको क्या समझ में आना चाहिए, अरे मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा तो मेरे को इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, आपने इक्वेशन दोबारा लिखी इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट मानते हुए, तो फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन राइट में होगा, है ना, आया ना। तो फिर मैथ्स ने बोला देखो भैया ना राइट सही ना लेफ्ट गलत, ना लेफ्ट सही है, अगर तुम राइट में मानते हो तो मैं लेफ्ट बताऊंगा, तुम लेफ्ट में मानते हो तो राइट बताऊंगा, मतलब ना राइट में जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा, समझ में आई बात, मैथ्स इतनी समझदार है, ठीक है। इसका ऊपर कैसे? ब्लॉक वोंट मूव, जैसे उतना फोर्स ही ब्लॉक वोंट मूव, और यहीं पर आपको जो अर्थ सत्य था ना उसको पूरा करने की बारी आ गई, ठीक है। ये गलत है, क्या गलत है अभी नहीं मालूम,
आगे की थ्योरी पढ़ेंगे तब ठीक हो। ओके बेटा, ओके। यस सर। तो अगली थ्योरी क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। सर क्या हुआ? हाँ बोलिए। सर बट ये तो बोल सकते कि वो स्टार्ट करते हुए आगे जाएगा। नहीं जाएगा बेटा, रुक तो जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ। टाइप्स ऑफ, देखो बेटा बात ये है, बाकी पूरी की पूरी फिजिक्स में आप ना मैथ्स पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जिस तरीके से आप मैथ्स को देखते आए उसी तरीके से देखते रहो, पूरी की पूरी फिजिक्स में काम करता है। ये एक चैप्टर है फ्रिक्शन, जहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथ्स क्या कह रही है उसको समझने के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है? कोई उपाय नहीं। और वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाना दूँ, ठीक है? सो शांति से सुनो। फ्रिक्शन है बेटा दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक जो हमने पढ़ लिया उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या करता है? तो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact। जो रिलेटिव मोशन ना उसको अपोज करता है, हमने यही पढ़ा था, है ना? ये कितना Yes. होता है? तो सर ये वाला जो फ्रिक्शन होता है इसको अब मैं फ्रिक्शन काइनेटिक एफ के लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, है ना? इनफैक्ट मैं इस म्यू को भी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू है इसलिए म्यू के कर देता हूं। ओके, कोई दिक्कत? कोई No, दिक्कत? sir. हाँ सर। दूसरे टाइप का फ्रिक्शन बड़ा स्पेशल फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? सर इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता। रिलेटिव मोशन होने के पहले ही अपोजिशन शुरू कर देता है। Yes. समझ में आई बात? इट अपोजेस, किसको अपोज करता है? टेंडेंसी ऑफ relative motion between two surfaces। दो सरफेसेस के रगड़ने का वेट नहीं करता, रगड़ने से पहले शुरू हो जाता है, ठीक है? अगर लगेगा उसे, अगर रगड़ने वाला है वो नहीं रगड़ने दूंगा। समझ में आई बात? सर पहले से ये पहले से तैयार है, ये पहले से तैयार है, ठीक है? काइनेटिक, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। स्टैटिक। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? जिस भी फोर्स की वजह से रिलेटिव मोशन होने वाला था उस फोर्स को अपोज कर देगा। कैसे करेगा? उसके बराबर लग जाएगा। फॉर एग्जांपल पिछले केस में क्या होगा? यहां 40 न्यूटन का फोर्स है, पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 40 न्यूटन का बराबर। कहानी खत्म। यस सर। समझ में आई बात? यस। यस सर। और बोलेगा मोशन होगा ही नहीं, कहानी खत्म। तो सर और बाकी का 20 न्यूटन। ये तो आ रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का ना कोई फॉर्मूला नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू को इनटू नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं बोलता, इस पे सर मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हो ब्लॉक का? ये रस्सी है, कोई फ्रिक्शन नहीं कहीं पे, क्या बोलते हैं आप? सर 0। कैसे? सर क्योंकि खिंचाएंगे। पीछे टेंशन लगेगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं। क्या लिखते?
40 माइनस टी इज इक्वल टू 0 लिखते? Yes. दिस इंप्लाइज आप यहाँ पे टेंशन निकालते 40 न्यूटन, कहानी खत्म। आपको पहले से पता था एक्सेलरेशन 0 है, राइट? Yes. उसी तरीके से मतलब अगर आप 40 की जगह 50 लगाते तो क्या होता? टेंशन कितना हो जाता? 50 हो जाता। 100 लगाते तो क्या होता? 100 हो जाता, है ना? ठीक है ना? अच्छा, 20 लगाते तो 20 होता, 30 लगाते 30 होता, 40 लगाते 40 होता, 50 लगाते 50 होता, 60 लगाते 60 होता, राइट? हो सकता था 70 लगाते तो रस्सी टूट जाती, है ना? Yes, sir. उसी वही हाल आपके इस स्टैटिक फ्रिक्शन का भी है। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं था ना, वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगने की जरूरत पड़ जाए ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है। वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू? स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू है, इसलिए म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। ओके बेटा? सर अगर उससे ज्यादा लगे तो फिर वो काइनेटिक हो जाएगा। वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, मोशन शुरू हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है? ये कैसा फोर्स है ध्यान दीजिए, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ध्यान दीजिए, जैसे टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, वैसे ये भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना जरूरत होगा उतना ही लगेगा, मैक्सिमम कुछ लग सकता है वो अलग बात है, पर ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ओके बेटा? और ये जो म्यू एस इंटू नॉर्मल है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है या इक्वल हो सकता है। ओके? एक और बड़ी खास बात वो क्या है? ये जो म्यू स्टैटिक है ना, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू काइनेटिक। अक्सर क्वेश्चन में एक ही म्यू दे देते हैं तो आपको मानना पड़ेगा दोनों इक्वल है, बट अदरवाइज होता क्या है, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक में म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक से थोड़ा बड़ा होता है। ओके? कई बार होगा क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दे रखा, सीधे बोल रखा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 है, तो आपको काइनेटिक को भी 0.5 लेना होगा और म्यू एस को भी 0.5 लेना होगा। ओके बेटा? ओके Yes. सर, ये जैसे म्यू काइनेटिक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, तो म्यू स्टैटिक भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है? हाँ, ठीक है बेटा? यस तो पिछले क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। यस सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चन। केस 1 सॉल्व कर लिया मैंने। देखो वैसे मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, जनरली जो करना चाहिए उसका उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है? केस 1 मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लिया। ठीक है? काइनेटिक फ्रिक्शन का केस लिया तो मैंने क्या बोला, इस पर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस पर एक्सेलरेशन आगे आएगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, है ना? तो 40 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। दिस इंप्लाइज 40 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू ma। दिस इंप्लाइज इस केस में क्योंकि नॉर्मल mg के बराबर है, 40 माइनस 0.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 10a। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने पहले सॉल्व किया था, और क्योंकि नेगेटिव आ गया इसलिए ये आंसर गलत है। एक्सेलरेशन आपने जो माना उस हिसाब से आपने फ्रिक्शन एज्यूम किया, उस हिसाब से आपने सॉल्व किया। अगर ऐसा करने के बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये आंसर गलत है। ओके बेटा? Yes, sir. ओके, अब क्या करेंगे? तो अब हम कंसिडर करेंगे केस 2। देखो जनरली क्या होता है, ये क्या स्पेशल केस है जिसमें या तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो इधर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर एक्सेलरेशन इधर आएगा कि इधर आएगा, तो आप एक बार एक्सेलरेशन को इधर मान के सॉल्व करोगे, एक बार उधर मान के सॉल्व करोगे। ठीक है? अगर दोनों से नेगेटिव आ गया
तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन मान के सॉल्व करोगे। ओके बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन तो जीरो है ना। इस पे कितना फोर्स लगा? 40 न्यूटन नीचे, mg ऊपर, नॉर्मल पीछे, फ्रिक्शन। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? 40 न्यूटन। ओके बेटा, Yes. Yes, sir. ये आ गया आंसर। पर यहाँ पे सोची बात, ऐसे तो सर मैं यहाँ 40 की जगह 4000 न्यूटन लगा देता, तब भी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4000 न्यूटन आएगा, मेरा काम, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाता, है ना। Yes, sir. समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आंसर लिख देना तो गलत बात है ना। हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन का केस ना हो, मैंने कहाँ चेक किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है कि नहीं है ना। समझ में आई बात? तो अब चेक करोगे, क्या चेक करोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू, नॉर्मल तो हो गया 100, म्यू स्टैटिक है 0.6, तो 16 न्यूटन, है ना। फिर आप बोलोगे, इसके बाद बोलोगे हाँ जो फ्रिक्शन है वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट मींस ये करेक्ट है। ओके बेटा, ये चेक किए बिना आप स्टैटिक फ्रिक्शन का केस को सही मान के आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। Yes, Okay. sir. समझ में आया? Yes, sir. वो जो आधा सच था पूरा हो गया कि नहीं हो गया? Yes. शुरुआत से अगर दोनों पढ़ा था तो कंफ्यूज हो चुके होते, अभी तक कि नहीं हो जाते। Yes. Yes, sir. इसीलिए पहले एक पे कमांड कर लो, फिर दूसरा पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। Okay. Sir, हो गया. हो गया? मजा आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Sir, अब तो पुली में भी लगे. पुली वाला फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन वाली पुली हम लोगों को नहीं पढ़नी, ठीक है, सिलेबस में। Okay. फ्रिक्शन वाली पुली तो बेटा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मतलब है वो थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो पुली घूमेगी नहीं फिर आपकी। वो बेसिकली एक समझ लो कि रॉड पर या फिर एक मान लो लोहे का एक मोटा रॉड है, उसके ऊपर रस्सी स्लाइड कर रही है, भले ही आ जाएगा, Yes. ठीक है। वो पुली घूम भी रही है, उसके अंदर फ्रिक्शन भी है, वो आ सकता है, बट उसमें बहुत सारे उस क्वेश्चन को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको उस एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो स्कूल लेवल में तो वो नहीं आएगा, क्या स्कूल लेवल में तो वो नहीं आएगा, क्या बोल रहे हो? Sir, school level. स्कूल लेवल स्कूल में में तो तो वो नहीं सवाल आएगा। स्कूल में तो सवाल ही नहीं उठता। Sir, वेल में जो पुली यूज करते हैं उसमें फ्रिक्शन रहता है? ऑब्वियसली रहता है, चूं चूं आवाज आती है, Yes, sir. Yes, Sir, sir. तेल डालना पड़ेगा. आवाज। देखो भाई, जहां रगड़ने की आवाज है फ्रिक्शन है, ओके। Yes, sir. किसी भी तरीके की रगड़ने की आवाज आ जाए फ्रिक्शन है, ठीक है। हमेशा बेटा कितना भी मैं थ्योरी पढ़ा लूं यार, प्रैक्टिकल से कंपेयर कर लेना प्लीज, ठीक है। Yes. खासतौर से मैकेनिक्स में बहुत हेल्प करता है। फ्रिक्शन है कि नहीं, सीधे सोचने का तरीका क्या है? रगड़ने की आवाज आई क्या? हाँ आई, मतलब फ्रिक्शन, कहानी खत्म। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, हम लोग कभी म्यू को 0 कर सकते न्यू को हैं? Sir, 0. देखो बेटा, हम इतने सारे क्वेश्चंस पे तो कर ही चुके हैं, पिछले पूरे चैप्टर में म्यू जीरो ही था, है ना। Yes, sir. प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, Okay. ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। चलो यार, अब क्वेश्चंस तो सॉल्व होते रहेंगे, पहले अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अलग अलग केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। Yes, sir. ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एवरीवेयर
इन फॉलोइंग केसेस। एक तो अपन ऑलरेडी कर चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको मैं करवा दे रहा हूं। इधर लग रहा है फोर्स 10 मीटर पर सेकंड, सर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, यस फटाफट ड्रॉ कर लो इसमें। यस सर। इसको मैं दोबारा नहीं कराना, अगर दोबारा कराना पड़ा तो फायदा क्या कराएगा, है ना। बताइए जल्दी जल्दी। समझ में आया। सर ये है रोलर्स हैं जिसके ऊपर ये बेल्ट मूव कर रही है, और उसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा है जो कि रेस्ट पर है। फ्रिक्शन किधर लगेगा, किसके ऊपर। सर ब्लॉक पे। हम्म सर पीछे। आगे लगेगा ना बेटा, क्योंकि ये ये जो बेल्ट है ये आगे जा रही है, तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे जा रहा है। यस सर। यस बेल्ट पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ। समझ में आई बात। यस यस बताइए। सर ग्राउंड के रिस्ट्रिक्शन से पीछे जाएगा और ब्लॉक से सामने। ब्लॉक पे पीछे लगेगा, राइट, क्योंकि यस ये फोर्स जो है ब्लॉक को राइट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट में लगेगा, और फ्लोर पे फ्रिक्शन राइट में लगेगा, है ना। यस मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेबल है, मतलब टेबल मान लो। इसके ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक के पास इधर की तरफ वेलोसिटी vx है, इधर की तरफ वेलोसिटी vy है। vx vy से बड़ा है, तो बताइए फोर्स किधर लगेगा, x डायरेक्शन में कि y डायरेक्शन में। सर वीएक्स सर वो मिडल में जाएगा। सर मिडल में जाएगा पर वीएक्स सर बट इसके तरफ थोड़ा सा झुक ये v हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, है ना। नेट वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, राइट। यस यस सर। आगे बढ़े। यस हम्म इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए, ब्लॉक पर, लेफ्ट में कि राइट में। सर लेफ्ट। इजी, इसमें कोई दिक्कत। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। नो फ्लोर पे किधर लगेगा, सर राइट। राइट हाँ।
चलो अगला देखते हैं फिर। ब्लॉक इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इसको पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ 100 न्यूटन। क्या होगा? सर right इधर। सर फ्रिक्शन राइट की तरफ होगा। रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ये बताइए, रिलेटिव मोशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? फ्लोर और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं है? क्या हुआ, गायब क्यों होगा? आ रहा है ना? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यस तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में बताइए, ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है अभी इस मोमेंट पर? राइट हैंड साइड राइट साइड में हो रहा है, तो फ्रिक्शन ब्लॉक फ्लोर क्या बोलेगा, ए ब्लॉक राइट में क्यों जा रहा है? फ्रिक्शन लेफ्ट में लगा देगा। आया ना? लेफ्ट में लगेगा। आया ना? यस यस अब बोलोगे सर फोर्स पीछे पीछे लगा है तो फ्रिक्शन राइट में लगना चाहिए ना, ये बोल रहे हो आप। हाँ सर। पर हाँ क्यों? सर। आपको किसने कहा क्या कि फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करता है? सर मोशन वो करता है। तो मोशन किधर हो रहा है? सर राइट साइड। साइड। समझ में आ गई बात? सर वो तो ग्राउंड का रिस्पेक्ट है। हाँ तो फ्रिक्शन तो ग्राउंड ही लगा रहा है ना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड का की वेलोसिटी है और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब किधर लगेगा? लेफ्ट में लगेगा कि राइट में लगेगा? सर लेफ्ट सर राइट में लगेगा सर राइट। लेफ्ट पे लगेगा बेटा, यस मोशन तो राइट में ही हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर बाद लेफ्ट में होगा मोशन, तब राइट में फ्रिक्शन लगेगा। अभी तो मोशन राइट में हो रहा है ना भाई, इस मोमेंट में मोशन। एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है। एक्सेलरेशन ज्यादा कम में मतलब नहीं है, इस मोमेंट पे किधर जा रहा है ब्लॉक? इस मोमेंट में सर लेफ्ट में। इस मोमेंट पे ब्लॉक राइट में जा रहा है, फिर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, कहानी खत्म। राइट। ठीक है, कोई दिक्कत? सर पर इसमें फिर ग्राउंड पे भी यूज करने फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया नहीं, ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स, ग्राउंड पे फ्रिक्शन हर बार उल्टी डायरेक्शन लगेगा। लो भाई, ये तो एक्शन। सर वाला में वैसे देखने जाए तो कुछ देर बाद तो वो फिर से राइट में आ जाएगा। कुछ देर बाद क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा है। कुछ देर बाद की बात बाद में करेंगे। नहीं सर मैं उसलिए मैं राइट में बोल दिया था। देखो, जब इस ध्यान दो, अगर वेलोसिटी है तो फोर्स एक्सेलरेशन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। किधर लगेगा? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। समझ में आई बात? यस अगर वेलोसिटी नहीं है तब पूछेगा अच्छा मूव तो कर नहीं रहा, इच्छा किधर है जाने की? राइट में नहीं जाने दूंगा, लेफ्ट में जा। समझ में आई बात? यस अगर मोशन हो रहा है, ओए कहां जा रहा है, रुक, ठीक है। लेकिन अगर मोशन नहीं हो रहा है तो सोचेगा ना अच्छा मोशन तो हो नहीं रहा, लेकिन जाने की इच्छा दिखा रहा है, जाने नहीं दूंगा मैं, है ना? यस सर हाँ सर ठीक। समझ में आई बात? मोशन नहीं हो रहा है तो सोचने की जरूरत है, मोशन हो रहा है तो सोचना ही नहीं है। उसके अगेंस्ट लग जाएगा फ्रिक्शन। कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। कितना लगेगा? म्यू को इनटू नॉर्मल लगेगा, कहानी खत्म। और कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। किसके बीच में? सरफेसेस के बीच में। ओके बेटा? यस सर कौन से सरफेसेस? जो सरफेसेस कांटेक्ट में उनके बीच। ठीक है, ये नहीं सर कि सर मैंने सरफेसेस के बीच में लिया ना सर, देखिए ये टायर है सर, ये कार है, सर ये सरफेस आगे जा रहा था सर, तो सर फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा सर। अबे यार ये सरफेस कांटेक्ट में नहीं ग्राउंड के, है ना? यस सर अब बोलो सर ठीक है सर ये वाला सरफेस,
तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अबे ये सरफेस भी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में कौन है? टायर। टायर है। तो देखो, और टायर भी पूरा नहीं है, टायर का बॉटम पॉइंट है। यस हाँ सर, वो तो तो टायर का बॉटम पॉइंट किधर जा रहा है ये देखो। समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उसको अपोज करें। ओके, तो वेलोसिटी और फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कंफ्यूजन कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। कहानी खत्म। ओके, चलो मुझे यस बताओ, सर। मुझे बताओ, ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन, डायग्राम समझ में आ रहा है तो बता देना। समझ में आ रहा है डायग्राम? यस सर। इसके ऊपर ही ब्लॉक Yes. रखा हुआ है। इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर नॉर्थवर्ड के तरफ। नॉर्थवर्ड कैसे होगा? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ, राइट? यस तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ, राइट? यस तो ये आपका केस 8 हो गया, है ना? ड्रॉ कर लीजिए। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस पे एम जी साइन थीटा इधर लगा है, नॉर्मल इधर लगा है। अब हो सकता है ये जो एम जी साइन थीटा है, इफ फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है ये लेस देन ये ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? देन स्टैटिक। एंड इफ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एम जी साइन थीटा है तो क्या होगा? This will mean that acceleration will take place and friction is equal to kinetic, right? यस Okay, copy कर लो। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो भैया मेरे को। देखो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं क्वेश्चंस पे पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें कॉन्सेप्ट भी अगर समझ में आ जाए ना इस चैप्टर में तो क्वेश्चन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। सीधे क्वेश्चन करने जाएंगे तो कुछ ना होगा। यस सर कॉपी। यस सर हो गया। कॉपी हो गया? बढ़ू आगे? यस यस सर। देखो अगला एग्जाम्पल, वही इंक्लाइन प्लेन है। उस पर मैंने ब्लॉक रखा। छोड़ दूंगा तो ऐसे स्लाइड करेगा इंक्लाइन के लॉन्ग, फ्रिक्शन इधर लगेगा। पर मैंने इस बार क्या किया, अच्छा मैंने बोला जो एम जी साइन थीटा है ना, इट इज लेस देन फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, तो स्लाइड नहीं करेगा ना ये। नहीं सर नहीं। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ले लूँ नीचे की तरफ, और इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लूँ तो क्या, अच्छा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या ले लूँ? जेड एक्सिस ले लूँ, ठीक है? यस तो मुझे बताइए कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। नो सर। नो सर। Now, if a force, sorry, if a velocity is imparted along y direction, what
will be the acceleration along x direction. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. बोल रहा अभी तो कुछ नहीं हो रहा, और अब मैंने क्या किया, इसको y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो? Sir, 0. नहीं, देखो जैसे ही मैंने इसको इधर वेलोसिटी दी, ध्यान दीजिए इसमें फोर्सेस क्या लग रहा है, इधर की तरफ mg sin थीटा लग रहा है। Yes. जैसे ही मैंने वेलोसिटी इसको उधर दी, फ्रिक्शन किधर लग गया, इधर लग गया। Yes, sir. x डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, Yes. है ना? सो एट दिस मोमेंट x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही चीज हो रही है, क्या? mg sin थीटा लग रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा। समझ में आई बात? क्या हुआ देखिए जरा, मैंने वेलोसिटी x डायरेक्शन में दी, और x डायरेक्शन वेलोसिटी देने पे ऑटोमेटिकली y डायरेक्शन वेलोसिटी देने पे ऑटोमेटिकली x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने वेलोसिटी दी, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया, फ्रिक्शन x डायरेक्शन की बजाय y डायरेक्शन लगने लगा, क्योंकि फ्रिक्शन पहले किसको अपोज करेगा, वेलोसिटी को कि फोर्स को? तो वेलोसिटी को। समझ में आ गई बात? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद इसके एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ी वेलोसिटी x डायरेक्शन में आ जाएगी, तो नेट, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी थोड़ी इंक्रीज होगी, तो नेट वेलोसिटी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। तो अब जो नया वेलोसिटी होगा उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट फिर x डायरेक्शन में भी आ जाएगा। तो मतलब थोड़ी देर बाद चीजें बदल जाएंगी, और मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इस तरीके से आके यहाँ जाके यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ना फ्रिक्शन का, वो mg sin थीटा के बराबर है, तो x डायरेक्शन में कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, राइट? सर क्या बोला आपने? मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक अब कभी नहीं रुकेगा। अच्छा नहीं रुक भी सकता, सॉरी रुक सकता, सॉरी रुक सकता, सॉरी रुक सकता। एक केस में नहीं रुकेगा, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर है ना, तो पहले रेस्ट पे रहेगा, दोबारा कभी नहीं रुकेगा। वो बाद में देखा, उसका ना कोई बाद में बात करेंगे, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है? अभी रुक सकता है, मैं अभी तो रुक सकता है सर। अभी रुक सकता है, लेकिन अगर ये इक्वल होंगे तो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है? सर ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है? हाँ, मैं क्लास में करके दिखाता था पहले तो। सर तो ऑनलाइन में दिखा दीजिए। ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं बेटा, ऑनलाइन में उस तरीके का सेटअप ही पॉसिबल नहीं, मतलब ओके। तो ऑफलाइन में होगा तो थोड़ा वैसे एक्सपीरियंस होगा। तो ऑनलाइन देखो यार, ये एक्सपेरिमेंट वैसा कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को कराते हुए एक बार दिखाया था, नॉर्मल कॉपी के ऊपर ब्लॉक रख, जो वो रखता था, नाम क्या है, डस्टर, उसको धक्का देके दिखाया था, देखो एक्सेलरेट करके नीचे की तरफ, ठीक है? उसमें कोई बड़ा सेटअप नहीं है। सर तो जब ऑफलाइन होगा तब कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर किया जाएगा कैसे? देखो यार 11th-12th में बड़े एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करते हैं बेटा, थोड़े बहुत एक आधे दो करते हैं। क्यों? क्योंकि 11th, सर बाईसाइकिल का टायर लेके हाँ वो थोड़े बहुत वही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, 3-4-5 करते हैं, क्योंकि यार सिलेबस के वजह से। हाँ जूनियर क्लासेस में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स 10th तक, क्योंकि वहाँ सिलेबस इतना छोटा है। सर पर हम लोग का 8 टाइम से ज्यादा हुआ है। तो उस वक्त नहीं कर रहे थे ना, लास्ट ईयर तो इंट्रोड्यूस किया, लास्ट ईयर लॉकडाउन लग गया। ओके। हम लोग अल्लाह खराब कर रहे हैं। क्या करें, तो हम लोग का भी, क्योंकि हम लोग का उन लोगों का तो और खराब था। यस ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस यस सर। तो हमने क्या बोला, इसका जो एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा होगा, और अगर हमने y डायरेक्शन वेलोसिटी दी, तब भी उससे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एकदम सिंपल दिखने में, एकदम इनोसेंट दिखते हुए क्वेश्चन बनेंगे, और लगेगा अरे तरीका मैंने क्या गलती कर दी, सिली मिस्टेक कर दी। जैसे कि देखो क्वेश्चन का मैं एग्जैक्ट डेटा के साथ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। बोल देगा ये आपका एक रोलर के ऊपर कोई, जैसे रोलर बनाया था ना, रोलर के ऊपर बेल्ट मूव कर रहा था, ये बेल्ट है, ये बेल्ट इधर जा रहा है वेलोसिटी u से, इसकी विड्थ दे दी w। एक ब्लॉक को यहाँ पर मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर वेलोसिटी दी v,
बोला v कितना हो सो दैट इट कैन क्रॉस द बेल्ट। आपको म्यू दे रखा है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट म्यू दे रखा है। ओके, ये टॉप व्यू है, समझ में आया? यस अब लोग इसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी भी उधर है सर, म्यू एम जी इधर लगा तो एक्सेलरेशन हो गया म्यू जी। अब W इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू म्यू, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है ना, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू म्यू जी एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट W। दैट मीन्स V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी W। ये कर देते जल्दी जल्दी में और गलत हो जाता है, पूछो क्यों? पहले से समझना क्या किया मैंने? यस हाँ सर ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए क्योंकि म्यू एम जी इधर लगेगा ही नहीं। यस बेल्ट के रेस्पेक्ट में इसकी पास उधर वेलोसिटी v है तो इधर भी तो वेलोसिटी u है, यस तो बेल्ट के रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी इधर है और म्यू एम जी इधर लगेगा। तो इसका y डायरेक्शन में जो है ना एक कंपोनेंट लगेगा, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन म्यू जी नहीं आएगा, कुछ और आएगा, उसको लेके आप y डायरेक्शन को सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। समझ में आई बात? या तो उसको लेके सॉल्व करो या फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी को अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मानते हुए ये डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करो, ठीक है? एंड यू विल फाइंड कि ये जो वेलोसिटी v आ रही है ना, इससे कम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन का फ्रिक्शन कम हो गया ना, तो रिटार्डेशन कम हो गया, राइट? यस सर समझ में आया? तो इसको कॉपी, ये सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि बेटा फ्रिक्शन में कितने सिंपल सिचुएशन में कितने अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। ये अपने आप में उस मामले में जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है? तो डायरेक्शन सर मतलब अगर z में लगा दे तब तो y और x बेटा z डायरेक्शन तो फिर इसके परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा ना यार, तो वो उस पे तो उसी का यूज करके तो आप म्यू एम जी निकाल रहे हो, नॉर्मल फोर्स निकाल रहे हो z डायरेक्शन का यूज करके, है ना? ओके समझ रहे हो बात को? माइनस z डायरेक्शन में mg लग रहा है तो नॉर्मल z डायरेक्शन में लग रहा है, उसके वजह से आपने म्यू एम जी निकाला ना, ठीक है? हालांकि वो भी चेंज हो सकता है, अगर इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो वो भी काम हो जाएगा, है ना? तो डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन में बहुत कुछ है, पर मैं बोल रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से डिफिकल्ट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है? बिना किसी खास, मतलब आपको लगा रहे एकदम लल्लू क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर दे, गलत आ गया वो तरीके, और ऐसा फ्रिक्शन में बहुत होता है। क्यों? क्योंकि लोग फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? मैंने बिना क्वेश्चन कराए ये सारे एग्जांपल क्यों कराया फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए? सिर्फ इसलिए कराया कि भैया फ्रिक्शन का डायरेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये समझना कि भैया कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर मेरा फोकस रहता है इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त, ओके? बाकी तो आप लोग समझदार हो, मैंने फोर्स में बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको, है ना? यस सर समझ में आई बात? तो ये दो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बस इतना समझ में आ गया ना? तो देखो फ्रिक्शन के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं बना पाता, मतलब कोई नहीं, मतलब ऐसा बन सकता है क्वेश्चन कि कोई भी एग्जाम में फंस जाए, पर नॉर्मल क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। और खास तौर से फ्रिक्शन अपने आप में इस चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है कि दूसरे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है, तो वहां जाके आपको कम से कम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आने पर नहीं भी बनते, दैट्स ओके, बट फ्रिक्शन का एप्लीकेशन अगर दूसरे चैप्टर में और वो दूसरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपका फ्रिक्शन वीक है, तब पाप हो गया ना। यस सर। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इन दो तीन चीजों पे अच्छे से फोकस रखिएगा, कब स्टैटिक फ्रिक्शन, कब काइनेटिक फ्रिक्शन, और दूसरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है? यस जैसे ही 2 डायमेंशनल मोशन आना शुरू हुआ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पे सतर्क हो जाइए, ठीक है? यस सर देख लो ना, इसमें क्या था, थोड़ी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, अच्छा इसमें नहीं, अगले में थोड़ी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, थोड़ी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तुरंत सतर्क, अरे फ्रिक्शन का डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ क्या था, थोड़ी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, थोड़ी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, तुरंत अरे फ्रिक्शन के डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ओके बेटा, यस सर। समझ में आई बात? यस सो ये आपका एकदम बेसिक पोर्शन है इस फ्रिक्शन के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। एक और कॉन्सेप्चुअल पार्ट, मेजर कॉन्सेप्चुअल पार्ट बाकी है, उसके बाद हम लोगों को मोस्टली इस चैप्टर में भी सिर्फ क्वेश्चंस और थोड़े बहुत स्पेशल केसेस करने हैं।
ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट मेनली एक ही बाकी है, मेजर कॉन्सेप्ट, बाकी तो बस ये वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, यही सब है। ठीक है, वो क्या है, दैट इज, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ था, वैसे 10 मिनट वेस्ट हुआ, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आप बता दो, पढ़ने के लायक हो? यस सर। हाँ कितने लोग हैं? मैं बोल रहा हूँ उसको रहने दो, पता है क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को अगली क्लास में लेने के बहाने में एक बार मेजर पोर्शन इस चैप्टर का रिवाइज करा दूंगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, ओके ठीक है। तो उससे क्या है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, नहीं तो क्या एक ही क्लास में सब खत्म हो जाएगा, फिर अगली क्लास से सिर्फ क्वेश्चन होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना? सर कल है क्लास, हम्म, कल है क्लास। फिर कल नहीं है तो सिलेबस शेड्यूल में नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा कि ले लूँगा। ठीक है, मेरा अगर टाइम टेबल अलाउ करता है तो किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे को सारे बच्चे बोल रहे हैं ना, इतनी क्लासेस छूट गई कि सब बच्चे सर हर क्लास के कि सर एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास। सर अभी पढ़ा लीजिए सर, रिकॉर्डिंग तो होगा सर, देख लीजिए। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा लेने की, मैं बोलता रहा हूँ। सर 9 का 10 का 11 का सबका मैथ है। हाँ सबका ही छूटा है ना क्लास। एक्चुअली मैंने लिया, तो एक सोचा बार था कि सेशन जैसे शुरू हो रहा है उससे तो प्रॉब्लम हो गई। मैंने सोचा था वहाँ जाके भी थोड़ी बहुत क्लासेस ले लूँगा जहाँ जा रहा था, पर मतलब जिस तरीके से बाकी टीचर्स क्लास ले